हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिस पे आज सीएसआर पे चर्चा की जाएगी। और आज जो टॉपिक है वो सीएसआर एवं कंपनीज एक्ट 2013 में इससे संबंधित जो प्रावधान हैं उसके बारे में चर्चा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सीएसआर जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या निगमीय सामाजिक दायित्व है जो किसी भी कंपनी के द्वारा समाज या पर्यावरण या आसपास के लोगों एम्प्लॉयज़ आदि के वेलफेयर या कल्याण के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हीं को हम लोग सीएसआर एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इस सीएसआर एक्टिविटी से संबंधित जो भी प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में किए गए हैं उनको एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्शन है या जो धारा है जो अप्लाई होती है सीएसआर से संबंधित, तो वो है सेक्शन 135 135 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 और शेड्यूल जो है वो 7 अप्लाई होता है। तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेक्शन 135 इसमें एप्लीकेबल है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि किस तरह की कंपनियों में इन प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। तो इसमें पहली जो कंपनी है वो है वैसी कंपनी जिसका नेटवर्थ या शुद्ध जो संपत्ति है वो 500 करोड़ या उससे अधिक है। दूसरी जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। और जो तीसरी बात है वो है शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे अधिक हो। तो इन तीनों शर्तों को पूरा करने वाली कंपनियों के ऊपर ही ये सारे सीएसआर संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। अब जो कंपनियां या जिन कंपनियों ने इन सारे शर्तों को पूरा कर रखी हैं उन कंपनियों को अपने कंपनी के अंदर सीएसआर कमिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, एक समिति को बनाना होता है। ये अनिवार्य होता है इनके लिए जो ये सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। और जहाँ भी सीएसआर कमिटी है बनाई गई है वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिपोर्ट में इस कमिटी का जो कॉम्पोजिशन होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में अपने रिपोर्ट में जिक्र करते हैं, बताते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद संबंधित जो एक्ट है या जो सेक्शन अप्लाई होता है वो है सेक्शन 134 सब सेक्शन 3। अब हम लोग देखते हैं कि सीएसआर कमिटी का कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। तो सीएसआर कमिटी में एटलीस्ट 3 या उससे अधिक डायरेक्टर्स होने चाहिए। और इन डायरेक्टर्स में कम से कम एक एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र डायरेक्टर होना चाहिए। और स्वतंत्र डायरेक्टर क्या हैं और उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम लोगों ने प्रीवियसली जो वीडियो किया है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और ऐसी कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स हैं, वैसी कंपनियां जो हैं उनकी जो सीएसआर कमेटी होगी उनमें ये दोनों डायरेक्टर्स रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि फंक्शंस क्या है सीएसआर कमेटी के। तो पहला जो फंक्शन है वो है निर्धारण करना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी का। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि पहले हम पॉलिसी का निर्माण करेंगे कि हमारी कंपनी का जो सीएसआर पॉलिसी है वो क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। और जब ये निर्धारित हो जाता है तब उसको संस्तुति के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो पॉलिसी बनाई जाती है कमेटी के द्वारा इसमें उन सारे एक्टिविटीज़ का जिक्र किया गया होता है जो कंपनी को करना है। और ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो शेड्यूल 7 के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत ही होनी चाहिए। और एक चीज़ है इसमें का फंक्शंस में कि जो कमिटी है उसको रेकमेंड करना पड़ता है कि एक फिनेंशियल ईयर में या वित्तीय वर्ष में कंपनी कितनी राशि सीएसआर एक्टिविटीज़ में या गतिविधियों में खर्च करेगी।
इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण इनका फंक्शन है इस कमेटी का, वो ये है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है या मैकेनिज्म को बनाया जाए, जिसका काम हो कि सीएसआर एक्टिविटीज़ और पॉलिसीज़ जो हैं उनके बीच सामंजस्य बनाते हुए ये कंट्रोल करना कि जो भी सीएसआर पॉलिसी का निर्धारण हुआ है कंपनी में, उन पॉलिसीज़ का हूबहू पालन किया जाए, उन एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाए जिसको करने के बारे में कंपनी की पॉलिसी में जिक्र किया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर से संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो जिक्र है वो सब सेक्शन 1 में किया गया है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो है कि जो भी रिकमेंडेशंस ऑडिट कमेटी करती है कि सीएसआर पॉलिसी क्या होगी हमारी और इनमें किन किन गतिविधियों को रखा जाएगा, उनके रिकमेंडेशंस को ध्यान से देखने के बाद उसको अप्रूव किया जाता है, उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। और जब स्वीकृत हो जाता है ये पॉलिसी, तब उसे कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट तैयार होगा, उस रिपोर्ट में इस सीएसआर पॉलिसी को बताया जाता है। साथ ही साथ कंपनी का जो वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में भी इसकी सूचना दी जाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये देखना है, ये सुनिश्चित करना होता है कि जो जो एक्टिविटीज़ सीएसआर पॉलिसी में बताई गई हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंपनी समय पर पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जिम्मेदारी ये होती है, उनको ये सुनिश्चित करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि किसी भी वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वित्तीय वर्ष जो जस्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उन तीनों साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट का 2% जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में सीएसआर एक्टिविटीज़ में कम से कम खर्च करना होता है। तो ये सुनिश्चित करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के इस प्रावधान को, यानी 2% औसत लाभ का, पिछले 3 सालों के औसत लाभ का 2% खर्च किया गया है या नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये देखना होगा कि जो भी सीएसआर एक्टिविटीज़ कंपनी करेंगी वो उस कंपनी के आसपास के क्षेत्र में होनी चाहिए, जिस एरिया में वो लोकेटेड है। तो जो ज्योग्राफिकल एरिया में कोई कंपनी स्थापित है, उस एरिया में रह रहे लोगों को और उस एरिया के डेवलपमेंट में वो जो है फंड का खर्च होना चाहिए। सीएसआर जो अमाउंट है जिसका जो फिक्स किया गया है कमेटी के द्वारा। और एक चीज़ और है जो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कंपनी अपने निर्धारित सीएसआर पॉलिसी को लागू नहीं कर पाती है आंशिक रूप में या पूर्ण रूप से, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर पाई, ये फेलियर क्यों हुआ है, उसको अपने कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपने रिपोर्ट में इसको मेंशन करेंगे कि क्यों लागू नहीं हो पाया है सीएसआर एक्टिविटीज़ पे, जो राशि प्रावधान की गई थी उस राशि को खर्च क्यों नहीं किया गया है। और इससे संबंधित जो धारा है वो है 134 सबसेक्शन 3 है। तो ये तो थे कि कुछ दायित्व जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शेड्यूल 7 है कंपनीज एक्ट में, जिसमें वो शेड्यूल है जो एक लिस्ट दिया गया है कि सीएसआर एक्टिविटीज़ किन किन क्षेत्रों में कंपनियों को लेना है। इसमें पहला जो सीएसआर एक्टिविटीज़ है शेड्यूल 7 के अंतर्गत वो है भूखमरी, गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी कंपनी खर्च करती है या एक्टिविटीज़ करती है उनको इसमें रखा गया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, फिर हेल्थ और क्लीनलीनेस का है, साफ़ सफाई सैनिटेशन की जो सुविधाएं हैं उसमें जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्वच्छ भारत कोष है उस कोष में जो कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है, जो कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो स्वच्छता से संबंधित
क्रियाओं को देखने के लिए किया गया है। तो इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इस CSR एक्टिविटी का पार्ट होगा एज पर शेड्यूल 7। दूसरा जो क्षेत्र है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन के सेक्टर में कंपनियां क्या कंट्रीब्यूशन कर रही हों, चाहे वो एजुकेशन हो बच्चों की या विमेन एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल स्किल क्या डेवलप किया जा रहा है जो दिव्यांग है उनके लिए, या जो विमेन है या फिर एल्डरली लोग हैं जिनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। तो इस तरह का जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में जो खर्च किया जा रहा है एक्टिविटीज़ का, वो इसमें शामिल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है शेड्यूल 7 के लिस्ट में वो है लिंग अनुपात यानी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होंगे। फिर महिला सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, उससे संबंधित जो कार्यक्रम होंगे। और फिर औरतों के लिए घर या हॉस्टल्स का निर्माण करना, और फिर अनाथालयों का निर्माण करना, ओल्ड एज होम्स का, क्रेशेस का, डे केयर सेंटर्स, इस तरह की जो सुविधाएं ज़रूरी हैं समाज के लिए, उन सुविधाओं पे कंपनी कितना खर्च कर रही है ये भी शेड्यूल में रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और वैसे लोगों के लिए जो सोशली या इकोनॉमिकली सामाजिक रूप में या आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग में हैं। तो उन लोगों की सुविधाओं के लिए, उनके कल्याण के लिए जो खर्च किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट है वो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है CSR एक्टिविटी का, वो है एनवायरनमेंट। हम सभी जानते हैं कि कंपनी का जो भी ऑपरेशंस है उसका इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ता है। और एनवायरनमेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज है एनवायरनमेंट में जिनको यूज़ करके कंपनी जो है अपने बिजनेस का ऑपरेशन करती है और लाभ कमाती है। तो एनवायरनमेंट की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट को कम से कम हानि पहुंचाई जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, और जितने भी सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं उनको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और सस्टेनेबल तरीके से संसाधनों का प्रयोग किया जाए। और इसमें जो भी है पर्यावरणीय संपोषणीयता या फिर पारिस्थितिक संतुलन, जिसको इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिर नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कि पोल्यूशन कैसे कम हो रहा है, या फिर ऐसी प्रक्रियाओं पे खर्च करना जिससे नेचर पे दबाव कम पड़े, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम पड़े। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो कंपनी खर्च कर रही है वो इस कैटेगरी में आते हैं और इसमें CSR एक्टिविटीज़ में उसको माना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट जोड़ा गया है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्लीन गंगा फंड स्थापित है गंगा की सफाई के लिए। वो उस फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा कंपनी के द्वारा वो भी क्वालिफाई करेगा CSR एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय विरासत, या फिर कोई भी ऐतिहासिक जो भवन है या फिर स्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए, कोई आर्ट और कल्चर के लिए जो भी हमारे पास है सुविधाएं, हस्तकला है, आर्ट है, कल्चर है, संस्कृति है, ट्रेडिशंस है, इनको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, इस तरह की सुविधाओं को बनाना कि इनको कंजर्व किया जा सके, इन सारे एक्टिविटीज़ को भी CSR एक्टिविटीज़ के पार्ट में रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे जो जवान हैं, सैनिक हैं, जो भी जो हमारा 3 आर्म्ड फोर्स जो विंग्स है हमारा, उसमें जो भी लोग जो भी सैनिक जो है सेवा दिए हैं, जो पुराने जो रिटायर्ड हैं या फिर जो किसी युद्ध में या फिर वॉर लाइक सिचुएशन में जख्मी हुए या फिर डिसेबल्ड हुए, उस तरह के जो सैनिक हैं या आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए। फिर अगर जो शहीद जवान हैं उनकी जो विडो है या उनका जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, उनकी नौकरी है, इन सारी चीज़ों से संबंधित जो भी क्रियाएं या एक्टिविटीज़ जो है वो कंपनी कर रही है, चाहे उनके लिए स्थापित जितने भी फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वेलफेयर फंड्स, उन फंड्स में जो कंट्रीब्यूशन कंपनी करती है आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, वो कंट्रीब्यूशन भी CSR एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट है प्रमोशन जो है ऑफ रूरल स्पोर्ट्स, तो जो भी रूरल एरिया में स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना। फिर पैरालंपिक स्पोर्ट्स और ओलंपिक स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन के लिए जो फंड दिया जाता है वो फंड भी इसके लिए क्वालिफाई करेगा। नेक्स्ट है
जो नेशनल रिलीफ फंड होता है प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रीय राहत कोष, इस फंड में कंट्रीब्यूशन करने के पे आपको CSR पॉलिसी में इसका एक्टिविटी दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स बना के रखे गए हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, विमेन, जो भी मतलब हाशिए पे जो कम्युनिटी या मतलब सोसाइटी है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो फंड बनाए हैं सरकार ने, उस फंड में अगर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो भी CSR पॉलिसी के लिए वो क्वालिफाई होगा। उसके बाद है बहुत सारे ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो रिसर्च से संबंधित कार्य को कर रही होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की संस्थाओं में जो फंड रिसर्च काम चल रहा है, उनको फंड्स प्रोवाइड करना जो है वो भी CSR पॉलिसी का एक पार्ट है और इसको एक्टिविटीज़ में हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद है कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ जिनको रखा गया है शेड्यूल 7 में, जैसे ग्रामीण विकास परियोजनाएं, मतलब रूरल एरियाज़ में जो भी डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे रोड्स हो या अदर फैसिलिटीज़ को बिल्डअप करने में जो खर्च किया जा रहा है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन जाएगा कंपनी के द्वारा वो भी क्वालिफाई करेगा। और जो लास्ट है वो है स्लम्स में। तो स्लम्स सभी को पता है कि गंदी बस्ती ही है जहाँ पे सुविधाएं, जो मौलिक सुविधाएं हैं, उसका भी घोर अभाव होता है। तो उन एरियाज़ में काम करना, वहाँ के जीवन स्तर को सुधारना, उनको क्वालिटी लाइफ इंश्योर करना, उनके हेल्थ, सैनिटेशन, पढ़ाई जो है या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट उनको बनाना, ये सारे जो एक्टिविटीज़ के लिए जो भी फंड मुहैया कराया जाएगा या कार्य किया जाएगा, वो सब इसके अंतर्गत शेड्यूल 7 में रखा गया है, जिसमें CSR एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे, प्रावधान थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित, जो कंपनीज एक्ट 2013 में किया गया है। और जो कंपनियां जो हमने कंडीशंस देखा शुरू में, उन कंडीशंस या शर्तों को पूरा करती हैं, उनके लिए प्रावधान मैंडेटरी है, लागू होता है और उनको ये फॉलो करना ज़रूरी है। और जैसा कि हमने देखा कि अगर CSR एक्टिविटीज़ पॉलिसी के अंतर्गत नहीं की गई है तो फिर उनको रिपोर्ट में लिखना होता है, बताना होता है कि क्यों नहीं हुआ है पालन। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो CSR है वो कुछ कंपनियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए मैंडेटरी है और इसका पालन आवश्यक है। थैंक यू।